नमस्कार दोस्तों। शुक्रवार की दोपहर, बाहर चिलचिलाती धूप और अंदर हमारे स्टूडियो में एक बहुत प्रखर काटने, छीलने और चुभन पहुंचाने वाले व्यंग्यकार हमारे साथ। तो बाहर भी चुभन, भीतर भी चुभन। आज हमारे मेहमान हैं हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार श्री अनुराग वाजपेयी। अनुराग जी का मैं स्वागत करूं, उससे पहले उनके काम पर एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। अनुराग जी, हमारे इस कार्यक्रम डियर साहित्यकार में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार सर। दोस्तों, अनुराग हिंदी के बहुत चहेते और बहुत तीखे व्यंग्यकार हैं। इनके 5 व्यंग्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। रेगिस्तान में बाढ़ उत्सव, खादी की रुमाल, रैली में खोए जूते, अन्न का श्राद्ध और शहर में बहुरूपिया। इनके अलावा बाल साहित्य की एक किताब रोशनी शीर्षक से प्रकाशित है। अनुराग को उनके व्यंग्य लेखन के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित कन्हैयालाल सहल पुरस्कार मिल चुका है और अट्टहास, जो व्यंग्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है, वहां का युवा पुरस्कार भी अनुराग जी को मिल चुका है। तो अनुराग जी, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। सर धन्यवाद, लेकिन आप मुझे अनुराग जी ना कहें तो अच्छा है सर। मैं आपके लिए तो अनुराग ही हूँ बहुत वर्षों से। नहीं, वो कार्यक्रम के बाद अनुराग हो जाएंगे। थोड़ा कार्यक्रम में औपचारिक हो तो ठीक लगेगा ना। तो इजाजत देंगे कार्यक्रम के दौरान औपचारिक रह जाए हम लोग। हमारे यहाँ वैसे भी सर जी लगाने की परंपरा है, पार्ले के आगे भी जी लगाया जाता। बिल्कुल, तो फिर अनुराग के आगे जी क्यों न लगे। अनुराग जी, मैं तो साहित्य का छोटा सा विद्यार्थी हूं, तो मैंने ये जाना है कि हिंदी व्यंग्य में 3 बड़े राजमार्ग हैं। एक राजमार्ग का नाम हरिशंकर परसाई राजमार्ग है, दूसरे राजमार्ग का नाम शरद जोशी राजमार्ग है और तीसरा राजमार्ग न भी हो, स्टेट हाईवे हो, वो रविंद्रनाथ त्यागी मार्ग है। तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे अनुराग वाजपेयी जी किस मार्ग के पथिक हैं? सर अगर मार्ग की बात करें, मार्ग बनता है कि आपने कौन सी मंजिल पानी है, इसलिए आपको कौन सा रास्ता चुनना है और बहुत कुछ तय करता है कि आपकी परवरिश किस परिवेश में हुई है और आपने क्या पढ़ा है बचपन में। मैं जहाँ रहा था, छोटा सा कस्बा राजस्थान का नागौर जिले में, वहाँ कस्बा तो छोटा सा था लेकिन सौभाग्य से 2 बहुत ही अच्छे पुस्तकालय उस कस्बे में थे और बचपन से ही हरिशंकर परसाई जी को पढ़ने का मौका वहाँ मिलता रहा। बाद में घर में हमारे जब नवभारत टाइम्स नियमित रूप से उस ज़माने में आया करता था, तो शरद जोशी की लेखनी से परिचय हुआ। आपने 2 राजमार्ग बताए, तीसरा राजमार्ग जो था रविंद्रनाथ त्यागी का या है, मुझे अच्छा लगता है कभी-कभी पढ़ना, लेकिन जो मेरी रुचि का विषय है और जो मेरा सोचने का तरीका है, उसमें मुझे परसाई जी ज़्यादा प्रभावित करते हैं आरंभ से ही। लेकिन एक राजमार्ग के अलावा एक छोटी-सी पगडंडी मान लें जिसने बहुत लोगों को प्रभावित किया है, वो श्रीलाल शुक्ल जी की भी हो सकती है। क्योंकि राग दरबार एक सिर्फ एक किताब ही है उनकी जो सबसे ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध है, लेकिन पढ़ने वाले लोग, खासकर व्यंग्य पढ़ने वाले लोग, मेरे ख्याल से कई पाठ उसके कर चुके होंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे वो कंठस्थ है लगभग। हम लोग घर में उसका बैठकर सामूहिक पाठ किया करते थे कई बार, और वो जो कैरेक्टर्स हैं वो बार-बार आपके जीवन में आते हैं।
तो अगर हम इन पथों की और मार्गों की बात करें तो एक छोटी-सी पगडंडी ये भी शामिल कर लेनी चाहिए जिसका मुझ पर बहुत असर पड़ा। वैसे मुझे तो ये भी लगता है, मैंने सवाल तो आपसे कर लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि हर रचनाकार किसी बनी बनाई सड़क पर चलने की बजाय अपनी सड़क भी बनाता ही है, अपनी तरह से उसका प्रयास रहता है। तो जी, हाँ। आपके उत्तर में भी मुझे यही बात मिली कि आपने थोड़ा-थोड़ा अच्छा सबसे लेकर अपना एक अलग मार्ग बनाने का प्रयास किया है। और जी, आपको मैंने, आपकी इन सारी किताबों को मैंने पढ़ा है, मैं ये पाता हूँ कि आप में जहाँ प्रखर सामाजिक चेतना है, वहीं अपनी बात को नए और अधिक प्रभावशाली अंदाज में कहने की चेष्टा भी आप में बराबर मिलती है। तो मैं भी आपके इस उत्तर से सहमत हूँ कि आप परसई से प्रभावित हैं, लेकिन कहीं न कहीं श्रीलाल शुक्ल भी आपको प्रेरित करते हैं। श्रीलाल शुक्ल की जब आपने बात की है, तो एक सवाल मुझे बाद में करना था, लेकिन पहले ही कर लेता हूं, थोड़ा क्रम गड़बड़ हो जाए तो हो जाए। श्रीलाल शुक्ल की ख्याति एक व्यंग्य उपन्यासकार के रूप में है, और जी। हमारे बहुत सारे व्यंग्यकारों ने भी उपन्यास लिखे हैं। इन दिनों अभी अभी ज्ञान चतुर्वेदी जी का नया उपन्यास आया है। तो स्वान अनुराग चतुर्वेदी का नाम किस उपन्यास पर हम लोग लिखा हुआ पढ़ेंगे और कब तक पढ़ेंगे? सर ये बहुत कष्टसाध्य काम है उपन्यास लिखना। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी। ये बहुत ही कष्ट साध्य काम है और अनुभवों का बहुत बड़ा खजाना और उसको क्रमबद्ध करके लिखना पता नहीं कब मेरे लिए संभव हो पाएगा। कुछ साल पहले एक उपन्यास लिखना शुरू किया था, 100 डेढ़ 100 पृष्ठ लिखे हैं उसके, एक नास्तिक का भगवान से संवाद। वो कब पूरा होगा मैं भी वाह! नहीं जानता। लेकिन अच्छा। उपन्यास लिखने के लिए एक तपस्या सी करनी पड़ती है, एक समय चाहिए होता है। जैसे राग दरबारी का जब हमने पढ़ा कि श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा कि उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में, कि मैं घंटों तक जीप के बोनट पर खड़ा-खड़ा उसको लिखता रहा था। कई डाक बंगलों में लिखा, कई उसके रीड्राफ्ट हुए। उत जब कोई चीज़ आपके मन में इस कदर उतर जाए कि वो बेचैनी पैदा कर दे, खलबली पैदा कर दे, तब जाके वो रचना कागज़ पर उतरती है। और उतना बड़ा अनुभव संसार उसको क्रमबद्ध तरीके से रखना, उसके लिए अभी समय चाहिए। मेरे मन में कुछ चीज़ें हैं लेकिन लगता है कि समय लगेगा किसी उपन्यास के लिए। वैसे ये तो मुझे हमेशा अच्छी बात लगती है कि कोई रचनाकार अपनी रचना को सामने लाने के लिए जल्दबाजी ना करे। हिंदी में इधर मुझे एक बड़ी आपाधापी भी देखने को मिलती है कि आपने रचना लिखी और जैसी भी वो अधपकी, कच्ची है, उसे आप तुरंत प्रकाशित करवा देते हैं और पढ़ने वाले भी सर घूमते हैं, और कोई उसका बहुत आदर नहीं होता है। ऐसे में मुझे आपका ये सोच बहुत प्रभावशाली लगता है कि जब तक रचना परिपक्व न हो जाए, उसे सामने न लाया जाए। लेकिन मैं इंतजार करूंगा, मुझे आपके लिखे का, आपके उपन्यास का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अनुराग, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप अपने चारों तरफ के परिदृश्य में व्यंग कैसे तलाश करते हैं? या अनुराग, बीच में आपका हमारा संबंध विच्छेद हो गया था, अब आप फिर से हमारे साथ हैं। तो मेरा एक सवाल था आपसे, हो सकता है वो सवाल आप तक न पहुंचा हो, कि आप अपने चारों तरफ के जीवन में व्यंग कैसे तलाश कर लेते हैं? ये बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार सवाल है सर। जब मैं छोटा था तो हमारे कस्बे में कई तरह के कैरेक्टर्स थे। उदाहरण के लिए आपको बताऊँ, एक एक मंदिर था और उसमें एक पुजारी थे। उनकी उम्र जी। उस समय होगी 70-75 साल की और उनको नींद नहीं आती थी। नींद ना आने के कारण वो एक चारपाई डाल के मंदिर के बाहर सोते थे और वहाँ उन्होंने एक माइक लगा रखा था। अब वो खुद साढ़े 3 बजे जग जाते थे और उसके बाद वो माइक पर बोलना शुरू करते थे कि भक्तों उठ जाओ, भक्तों अच्छे लोगों के सोने का समय समाप्त हो गया। तो इस तरह से 4 से लेके साढ़े 5 बजे तक वो पूरे कस्बे को जगा देते थे। छोटा-सा कस्बा था और माइक पर अगर कोई लाउड स्पीकर पर आवाज़ आ रही है तो पूरा कस्बा जग जाता था। हम सब लोग बहुत परेशान रहते थे कि ये पुजारी जी हमको सोने नहीं देते। सुबह 4 साढ़े 3 बजे से वो अपना शुरू करते थे। तो मैंने उनके ऊपर एक उनको कैरेक्टर
बनाकर एक एक व्यंग्य लिखा और उसके बाद उसको सरिता में भेजा। सरिता में वो छप गया। छोटी जगहों पर जो होता है कि छपने के बाद न जाने कैसे पुजारी जी भी सरिता के पाठक रहे होंगे, थी तो वैसे वो महिलाओं की पब्लिक। तो उन्होंने मेरे पिताजी से शिकायत की और उसके बाद थोड़ी डाँट भी पड़ी कि ये सब क्यों करते हो इस तरह के काम। और इसी तरह से जब मैं दिल्ली में था, तो जब जहाँ से मैंने विधिवत शुरू किया व्यंग्य लिखना, तो गणेश जी ने जब दूध पिया था, उस हम्म। दिन पहली बार मैंने गंभीरता से कोई व्यंग्य लिखा था और मेरे जो एक सीनियर थे शाहिद जी, उन्होंने कहा कि इसको तुम जनसत्ता में छपवाओ। तो मैंने उसको उस समय डाक से भेजा जाता था, भेज दिया और देखा कि अगले रविवार को वो छप गया। वहाँ से अच्छा। मैंने विधि लिखना शुरू किया क्योंकि मैंने देखा कि पहाड़गंज में किस तरह से जिस होटल में हम लोग रोज़ खाना खाते थे, उसके मालिक ने उस दिन खाना नहीं दिया और वो दूध लेकर कनॉट प्लेस के मंदिर चला गया दूध चढ़ाने के लिए। अच्छा। तो ऐसी घटनाएँ, इस तरह के पात्र और जो विसंगतियाँ वो पैदा करते हैं, जो चीज़ हमने सोची है, जो बचपन से हमने पढ़ा है, जैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी चीज़ है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। उसका एक लॉजिक होना चाहिए। को कोई भी बात हम कहते हैं या कोई भी विचार है तो उसकी पुष्टि तर्क से होनी चाहिए। तो अगर कभी लगता है कि वो चीज़ तार्किक रूप से ठीक नहीं है और उसके साथ एक पाखंड, एक विसंगति नज़र आती है, तो व्यंग्य का जन्म वहाँ से हो जाता है। इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में विसंगतियाँ होती हैं, बहुत सारी घटनाओं में विसंगतियाँ होती हैं। तो अलग-अलग तरह की चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं, तो किसी न किसी रूप में व्यंग्य की सृष्टि हो जाती है। अच्छा अनुराग जी, मुझे ये बताइए, जैसे आपने अभी एक पुजारी जी का उल्लेख किया, या हुँ। दिल्ली में जो आपको अनुभव हुआ गणेश जी के दूध पीने वाला, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक व्यंग्यकार जीवन का एक स्लाइस लेकर उसको जस का तस रख देता है, या उसमें कुछ वो जोड़ बाकी भी करता है? जी, जोड़ बाकी अपनी श्रद्धानुसार करता है। जब उसको लगता है अच्छा। कि इसमें फ्लेवर देना है या इसको किसी और घटना से भी जोड़ा जा सकता है, तो वो 2 घटनाओं हम्म। को जोड़ देता है। या उसको लगता है कि इतिहास से कई, जैसे मैंने बहुत सारे व्यंग्य पौराणिक चरित्रों पर भी लिखे हैं कि स्वर्ग को हाँ लेकर, बिल्कुल। स्वर्ग की नई बिल्कुल जी। एक था कि स्वर्ग की नई इकोनॉमिक पॉलिसी, तो आज का यथार्थ लेकर और उसको किसी पौराणिक घटना या पौराणिक चरित्र या पौराणिक ग्रंथ के साथ जोड़कर वहाँ से रूपक लेकर हम उसको एक एक नया रूप भी देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी आप जब अपने डीडवाना के काल का उल्लेख कर रहे थे और पुजारी जी तक उस व्यंग के पहुंच जाने की बात कर रहे थे, तो क्या व्यंग लेखन के कुछ खतरे भी आपको लगते हैं? अब एक बड़े परिवेश में जब आप लिखते हैं, तब भी आखिर व्यंग करते हैं तो किसी को आहत होना ही होता है उससे। उसका उद्देश्य भी यही है कि आप सही जगह पर चोट करें तो निश्चित रूप से जो भी उसको उसका कारक है उस घटना का या उन परिस्थितियों का, उसको चोट तो पहुंचेगी। लेकिन आपका उद्देश्य है ही चोट पहुंचाना, तो इस खतरे को उठाने के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए, रहना पड़ता भी है। आपने थोड़ी देर पहले मेरे वीडियो चैनल की बात की थी, यूट्यूब चैनल की, तो ऐसी ऐसी परिस्थिति आई थी पिछले पिछले साल। कोई एक ऐसा वीडियो था जिसको लोगों ने अन्यथा लिया और उसको अपने दिल पर ले गए, ऐसा कहें। लेकिन व्यंग्य का अच्छा। उद्देश्य भी यही है कि सही विसंगति पर, सही समय पर अगर वो चोट पहुँचाता है, लोगों का ध्यान खींचता है, क्योंकि व्यंग्यकार का उद्देश्य तो ये होता ही नहीं कि चीज़ें खराब रहें। उसका उद्देश्य तो यही होता है कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो, सब चीज़ें अच्छे से हों, बिल्कुल। न्यायपूर्ण समाज विकसित हो। तो इसमें अगर कोई विचलन होता है, कोई विसंगति होती है, तभी व्यंग्य लिखा जाता है। वरना और बहुत सारी विधाएँ हैं जिनमें आसानी से बिना कोई खतरा उठाए आप रचना हम्म। कर्म अपना जारी रख सकते हैं। तो व्यंग्य के साथ तो ये अंतर्निहित खतरा है ही सर। तो अनुराग जी, ये प्रश्न जब मैं आपसे कर रहा था तो मेरे मन में बात भी यही थी कि ये जो हमारा आज का समय है, अगर आप 10 साल पहले के समय से इसकी तुलना करें, तो आप पाएंगे कि आज लोगों की सहनशीलता में कुछ कमी आई है। और जी, व्यंगकार तो जैसा आप कह रहे हैं कि वो तो किसी को आहत करने के लिए ही तो लिखता है, तो क्या आपको आज व्यंग्य लिखना बीते समय की तुलना में ज्यादा मुश्किल लगने लगा है? नहीं, मुझे लगता है सर कि व्यंग्य अगर किसी व्यक्ति पर लिखा जाए तो वो उचित भी नहीं है। इसकी बजाय अगर किसी पूरे परिवेश को देखते हुए लिखा जाए तो उसकी उम्र भी ज़्यादा होती है। जैसे हम अगर परसाई बिल्कुल। जी के बारे व्यंग्य देखते हैं तो
उन्होंने व्यक्तियों पर भी बहुत लिखे हैं। दूसरा, आपने कहा आज के समय की अगर बात करें, आज के समय की सबसे बड़ी खूबी भी है, खामी भी है कि स्पीड बहुत है। अब तो हम 5G स्पीड की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात, कोई भी चीज रुक नहीं सकती। अगर कोई विचार आपके पास है तो वो विचार बहुत जल्दी, आप स्वयं अपने पत्रकार हैं, आप उसको तुरंत प्रकाशित प्रसारित कर सकते हैं। पहले के ज़माने में ये होता था कि आपने कोई रचना लिखी है तो बीच में एक संपादक नाम की संस्था होती थी, जो उसे वेरीफ़ाई भी कर सकती थी, उसमें संशोधन भी कर सकती थी, उसको रोक भी सकती थी। तो एक चेक था बीच में कहीं न कहीं, जिससे आप उसे किसी भी रूप में ले लें कि जनता के और लेखक के बीच जब तक कोई रचना पहुँचती है, उसके बीच में उसको उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए एक तंत्र था। इस समय वो तंत्र समाप्त हो गया है। आपने रचना लिखी और तुरंत लोगों के बीच वो पहुँच जाती है। तो ये जो बीच की कड़ी खत्म हुई है, इस कारण से खतरे भी बढ़े हैं। जैसा कि हम देखते हैं, वो वैसे बात करें, मुझे एक मेरे मित्र बता रहे थे, बहुत आसान उदाहरण देकर बता रहे थे सर, कि पुराने जब आज से 30-40 साल पहले जैसे शादी हुई और नई बहू घर में पहुँची। उसने पहली बार खाना बनाया और खाना बनाने में शायद नमक ज़्यादा हो गया या मिर्च ज़्यादा हो गई। तो उसकी सास ने उसको डाँटा। सास ने डाँटा तो बहू ने आहत होकर अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखने के बाद, ये तो संभव नहीं था कि चिट्ठी लिखते ही माँ तक पहुँच जाए, तो चिट्ठी लिखने के बाद उसको लिफ़ाफ़े में रखने से पहले भी 1-2 बार पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसको लगा बहू को कि छोड़ो अभी क्या करना है, और एक एक चांस और दे देते हैं, एक मौका और देते हैं। तो एक विवाद टल गया। लेकिन आज की स्थिति में जब हम इसको इसी घटना की तुलना करें कि जैसे ही ये घटना होगी कि नमक ज़्यादा हो गया और सास ने बहू को डाँटा, तो बहू तुरंत अपनी माँ को फ़ोन करेगी और माँ कहेगी, बेटी तू अपना सामान लेके आ जा, अपनी इज़्ज़त से रहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे घर में रहने की। यानी इसमें चीज़ें वही हैं, बात इतनी है कि जो सोचने का एक प्रोसेस होता है, एक फ़िल्टर होता है, वो समय के साथ परिपक्व होता है और वो समय मिलना बंद हो गया लोगों को। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत विवाद भी होते हैं, समस्याएँ भी पैदा होती हैं, और जो कम्युनिकेशन गैप बजाय कम होने के बढ़ जाता है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि कई लोगों के संबंध आपस में खराब हो जाते हैं, कि हम इस राजनीतिक विचार या इस सामाजिक संस्था या किसी भी कारण से एक-दूसरे के परस्पर विरोधी हो जाते हैं, उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उनसे बात करना बंद कर देते हैं। इसका कारण मैं यही समझता हूँ कि जो सोचने का समय चाहिए दिमाग को, वो नहीं मिल पा रहा है। हम कुछ भी लिखते हैं और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी दूसरे माध्यम से लोगों तक पहुँचाने को आतुर रहते हैं। अब आपने जैसा अभी बताया कि व्यंग्य में भी यही हो रहा है कि लिखने के बाद छपवाने की जल्दी बहुत ज़्यादा है। मुझे याद है एक समय था जब मैं अ, एक ही महीने में 30 से 40 लेख मेरे छपा करते थे अखबारों में। लेकिन उस समय मेरी उम्र भी कम थी, समझ भी शायद कम रही होगी। समझ तो पता नहीं अभी भी है या नहीं, लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि इतना जल्दी-जल्दी नहीं लिखना चाहिए। जब चीज़ें मैच्योर हो जाएँ, वो परिपक्व हो जाएँ, जब आप उसको एक आकार दे सकें। दूसरी समस्या ये हो गई है ख़ासकर व्यंग्य के क्षेत्र में, कि अखबारों ने अपने जो कॉलम हैं, उनका आकार बहुत घटा दिया है। अब आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप 150-200 शब्दों में कोई एक व्यंग्य लिखकर भेज दें और तत्काल किसी जो कल घटना घटी है उस पर अभी लिख दें। तो रोज़ लिखने के अपनी समस्याएँ हैं, अपने खतरे हैं। हालाँकि बहुत सारे लोग इस काम में प्रवीण हैं कि वे रोज़ लिखकर भी अपना स्तर बनाए हुए हैं। शरद जोशी जी तो इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने वर्षों तक बिल्कुल। प्रति कॉलम जो नवभारत टाइम्स में लिखा और उसकी गुणवत्ता के साथ एक दिन भी समझौता नहीं हुआ कभी भी। ये मेरे ख्याल से सर अपने-अपने कैलिबर पर, अपने-अपने जो ऊर्जा है, शक्ति है व्यक्ति की, उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के लेखन का पैटर्न अपने लिए अपनाता है। मुझे तो मेरे लिए ये लगता है कि आराम से लिखा जाए, धीरे-धीरे लिखा जाए और थोड़ा विस्तार से लिखा जाए, ताकि चीज़ों को समझाया जा सके और जो पढ़ रहा है वो भी उसमें पूरी रुचि लेकर उसको पढ़ सके। अनुराग जी, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे अखबारों में व्यंग्य के लिए स्थान के सिकुड़ जाने की बात, उसके अवसरों के कम हो जाने की बात, दो चीजें यहाँ आई। एक तो ये कि अखबारों में जो व्यंग्य छपते थे वो छपने ही कम हो गए। तो चलिए, हुँ, उसका विकल्प तो व्यंग्यकारों ने दूसरी तरह से ढूंढ लिया है। आपका ही यूट्यूब चैनल एक उदाहरण है। लेकिन वो जो कम स्पेस है, कम शब्दों में अपनी बात कहने की मजबूरी व्यंग्यकार के सामने प्रकाशनों ने पैदा कर दी है, क्या उसका असर लेखन की गुणवत्ता पर पड़ा है?
जी, बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होने लगा है कि अगर आपसे माँग की जाती है, संपादक ये कहता है कि आप व्यंग्य भेजें, तो 300 साढ़े 300 शब्दों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। गलती से भी आपने अगर 500 शब्द का भेज दिया, तो संपादकों के पास अब शायद या तो इतनी फुर्सत नहीं है या इतना विवेक नहीं है कि वे उसको पूरा पढ़ें और संपादित करें। वे जहाँ साढ़े 300 शब्द खत्म होते हैं, वहाँ पर अपनी कैंची चला देते हैं। अच्छा। इस इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात जो आपने की, वो रचना प्रक्रिया से जुड़ी हुई है कि 300 शब्द में, 200 शब्द में आप किसी चीज़ को कैसे विस्तार दे सकते हैं, खासकर व्यंग्य को। व्यंग्य तो एक एक रेंज माँगता है, जिसमें आपको भाषा शैली के साथ-साथ उसके शिल्प पर, घटनाओं पर, कंपैरिज़न पर, क्योंकि व्यंग्य आमतौर पर तुलनात्मक तरीके से लिखा जाता है, तुलना की जाती है किसी चीज़ की किसी दूसरी चीज़ से। तो उसमें इतनी कम शब्द सीमा निश्चित रूप से उसकी रचनात्मकता को तो प्रभावित करती ही है। लेकिन अनुराग जी, ये जो शब्दों की सीमा वाली बात है, ये तो सभी जगह नजर आ रही है। आप देखेंगे समाचार भी छोटे हो गए हैं, बड़े उपन्यासों का दौर भी खत्म हो गया है, महाकाव्य भी खत्म हो गए हैं। तो साहित्य की सारी विधाओं का भी आकार छोटा हो गया है। तो एक व्यंग्यकार को ही शिकायत क्यों हो? नहीं, ये शिकायत नहीं है सर, ये एक अजीब तरह की मनोवृत्ति है। जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है, निश्चित रूप से उसके पास समय होता है, और अगर समय है उसके पास, तो फिर छोटा या बड़ा का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जब हम महाभारत के 100 एपिसोड देख सकते हैं, जब हम हम्म। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो वेब सीरीज़ आती हैं, एक के बाद एक, डेढ़-डेढ़ घंटा, 2-2 घंटा निकाल सकते हैं, तो ये शिकायत तो बड़ी अजीब-सी मालूम होती है कि समय नहीं है लोगों के पास, इसलिए चीज़ों का आकार घट रहा है। ये एक बहाना ज़्यादा है न पढ़ने का, क्योंकि नहीं, मुझे यहाँ मैं अगर आपसे थोड़ी सी बहस करना चाहूंगा। जी, बात ये नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय तो है, लेकिन ये जो बाहरी स्थितियां हैं, खासतौर से जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसने मेरी आदतों को बदल दिया है, मेरे जी, अटेंशन स्पान को उसने छोटा कर दिया है। आप देखेंगे अब तो अगर कोई डांस भी आप देखते हैं तो कैमरा एक डांसर पर आधे मिनट भी नहीं टिकता है, वो जल्दी जल्दी टुकड़ों टुकड़ों में जाता है। अगर कोई समाचार लिखा जा रहा है, पूरा अखबार तो 24 पन्नों का है, 36 पन्नों का है, लेकिन समाचार को बहुत छोटा करके लिखा जाता है, और धीरे धीरे मेरी आदत बना दी गई है कि मैं बड़ी चीज न पढ़ूं। सर इसमें एक चीज़ और भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि चैनल्स हम्म। ने लिखने की शैली भी बदल दी है। जैसे बिल्कुल। खासकर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वो जो हाँ। स्ट्रिप्स चलाते हैं, जो पट्टियाँ आती हैं, जैसे अगर हम एक साधारण भाषा में कहें कि राम अपने घर जा रहा है, व्याकरण की दृष्टि से भी और हर तरह से यही वाक्य सही है, राम अपने घर हाँ। जा रहा है। अगर हम किसी चैनल के जर्नलिस्ट को कहेंगे तो वो लिखेगा राम जा रहा है अपने घर, हाँ। जल्दी ही पहुँच जाएगा। इस तो न केवल आकार बल्कि उसका प्रकार भी बदल गया है खबरों का। बिल्कुल। बड़ी से बड़ी खबर को जब संपादक छोटे उप संपादकों को कहा जाता है कि आप इसको 150 शब्द में बड़ी खबर लिखेंगे। लेकिन आप इसके साथ ये भी देखिए, जो कई अच्छे अखबार हैं, विस्तार से खबरों को छापते हैं, उनका अपना एक अलग पाठक वर्ग भी है। हम्म, ये सही बात है। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि पहले आपने खुद भी कहा कि आप खूब लिखते थे और खूब छपते थे। अब आप लिखने और छपने की बजाय बोलने और दिखने ज्यादा लगे हैं। ये बदलाव अ, क्यों हुआ है? ये बदलाव लॉकडाउन में हुआ है सर। लॉकडाउन में मेरा बेटा और बेटी अभ्युदय और अनुरक्ति जो हैं, उन्होंने कहा कि जब आपने इतना लिखा है, तो आप उसको ई फॉर्मेट में कर लीजिए ताकि वो संरक्षित भी हो जाए, प्रिज़र्वेशन भी उसका हो जाए और अच्छा। डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाए। तो हमने हम्म। बड़े सहज रूप से इस यूट्यूब चैनल को शुरू किया था बिना किसी प्रचार के, सोचा था अपने कुछ मित्रों तक चला जाएगा, और अब देखते हैं कि ये ठीक चल पड़ा है। मुझे लगता है कि ये माध्यम अच्छा है। बोलने में आपको अतिरिक्त सजगता की आवश्यकता होती है। बोलने का माध्यम, मैं चूँकि रेडियो में वर्षों तक रहा हूँ, तो बोलने का हम्म। माध्यम मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगता है। लेकिन लिखने का जो है तरीका, वो आज भी वही है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीधे बोल लेते हैं। मुझ में अभी वो क्षमता नहीं है, मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद उसको टाइप करता हूँ, तो सिर्फ़ उसका मोड बदला है, इलेक्ट्रॉनिक प्रकार में हम आ गए हैं, लेकिन मेरे लिखने का तरीका नहीं, अब तक नहीं बदला है। मैं उसी तरह से जैसे पहले लिखता था कागज़ पेन पर, वैसे ही लिखता हूँ, और लिखने के बाद उसको
कंप्यूटर में या मोबाइल में लेकर और प्रॉम्प्टर के माध्यम से हम अपने चैनल में मैं उसको डालता हूँ। तो इसको क्या माना जाए सर? इसको तकनीक का केवल इस्तेमाल माना जाए, लिखने का तरीका तो वही है। अच्छा। कागज़ अच्छा, पर मैं माध्यम। ये और जानना चाह रहा हूँ अनुराग जी कि क्या आपने भी शरद जोशी की तरह मंचों पर जाकर अपने व्यंग्य सुनाए हैं? बहुत कम, लेकिन जब भी सुनाए तो अच्छा लगा। तो फिर कब तो सुनाए? मैंने जो एनबीटी के नेशनल बुक ट्रस्ट के कार्यक्रमों में पटना में और दूसरे शहरों में कई बुक फेयर्स में ये मौका मिला है। कोटा में हाँ, हमारे दोस्त अतुल चतुर्वेदी जी ने भी ये अवसर दिया था। यहाँ पर एक हाँ, बार आपने ये अवसर दिया था, एक हास्य दिवस पर कार्यक्रम था जिसमें व्यंग्य हाँ, पाठ का हम लोग संगीत। एक कार्यक्रम में थे साथ में। तो हाँ। कुछ मौका मिला है। अच्छा भी लगता है जब आपके श्रोता, आपके दर्शक आपके सामने होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करने को हम्म। मिलता है। अच्छा लगता है। और चूंकि मैं डिबेटर रहा हूँ कॉलेज लाइफ से, तो बोलने में हिचक कभी हुई नहीं। अच्छा लगता है कि जब बोलने को का अवसर मिले और सुनने वाले उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे साथ अनुभूति मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। इन्होंने एक बड़ी अर्थपूर्ण टिप्पणी की है। ये लिखती हैं, जी। आजकल लोग व्यंग्य लिखने से कतराने लगे हैं। आज का आदमी व्यंग्य लिखकर किसी को नाराज नहीं करना चाहता। उसे लोगों की गुड बुक्स में रहना ज्यादा फायदेमंद लगता है। आप सहमत हैं क्या इससे? जी, ये आज आज के ज़माने को सही तरीके से लिखा है अनुभूति जी ने। उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि हर आदमी एक सुरक्षित भविष्य की अभिलाषा इन दिनों ज़्यादा करने लगा है कि मैं एक और चीज़ हमने देखी कि पिछले कई वर्षों से समाज में एक बदलाव आया है। पहले बच्चों को ये सिखाया जाता था कि सबका भला करो। पहले पुराने लोग कहते थे सबका भला करो, तुम्हारा भला अपने आप हो जाएगा। अब आज के हम्म। ज़माने की जो टैगलाइन है वो है कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो अपनी हम्म। मुट्ठी में दुनिया होनी चाहिए। बाकी बाकी समाज जाए भाड़ में, किसी और का नुकसान होता है तो हो। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ इस तरह से विकसित हुई हैं जिसका असर लेखन पर भी पड़ा है, और लोगों ने एक सेफ पैसेज, एक सुरक्षित रास्ता तय कर लिया है कि किसी को नाराज़ करके क्या करना है। क्योंकि आजकल ये हो गया ना कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा? ये एक एक लाइन हो हम्म। गई है जो हर घर में कहा जाता है कि ये करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तो ये मुझे क्या मिलेगा वाली जो फीलिंग है, इससे हम धीरे-धीरे हमारा विकास इस तरह से होता है कि हम सुरक्षित रास्ता ढूँढने लगते हैं, और ढूँढते-ढूँढते कहीं न कहीं डरपोक और इतने कायर हो जाते हैं कि उसके बाद सच को सच और झूठ को झूठ कहना बंद कर देते हैं, या ऐसा कहने में डर लगने लगता है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कितनी तकलीफ से आप ये बात कह रहे होंगे। और शायद ये जो आपकी हमारी पीढ़ी है, जिसने एक दूसरी तरह का समय भी देखा है, वो इस बदले हुए समय को, जहाँ की केवल अपना ही स्वार्थ सर्वोपरि रह गया है, बहुत तकलीफ के साथ हम लोग देखते हैं और शायद अपने आप को असहाय भी महसूस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप भी लिख रहे हैं, बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं, खतरे भी उठा रहे हैं। तो ऐसे में आज का जो हिंदी व्यंग्य का परिदृश्य है, वो आपको कैसा लगता है? हिंदी व्यंग्य का परिदृश्य उज्ज्वल इसलिए है सर, क्योंकि हमारी जो जो हमारा समाज है, जो हमारे समाज की बनावट है, उसमें व्यंग्य का बहुत बड़ा स्थान है। चाहे वो एक बड़ा तबका है, चाहे वो किताबें नहीं पढ़ता, चाहे वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसके पास इंटरनेट भी नहीं है, लेकिन उसके परिवेश में उसके चारों तरफ व्यंग्य घुला हुआ है, किसी न किसी रूप में। हम चाहे तो हमारे पौराणिक ग्रंथों को ही ले लें, व्यंग्य की शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। इसी तरह से हमारे समाज में, संबंधों में कई कई रिश्ते ऐसे हैं जो मज़ाक के रिश्ते हैं, जहाँ आप तीखी बात भी कह सकते हैं। कई रिश्ते ऐसे हैं जहाँ तीखी बात नहीं कह सकते, आप अपने मन में आपको घोट कर ही रखना पड़ता है। तो समाज वो अवसर देता है कि व्यंग्य का विकास हो सके, और उसके बाद जो हमारा बहुरंगी समाज है, इसमें विसंगतियाँ इतनी ज़्यादा हैं, कोई चीज़ कहीं अच्छी है, कहीं बुरी है। जैसा परसाई जी ने लिखा कि फिज़िक्स की प्रोफ़ेसर हैं और महिल मंगल कलश लेकर यात्रा में जा रही हैं। तो इस तरह की विसंगतियाँ हमारे समाज में हमेशा थीं और अभी रहेंगी, तो जब तक ये रहेंगी तब तक व्यंग्य का भविष्य उज्ज्वल है। जैसा मैंने भी कई बार लिखा है कि जैसे सैटेलाइट छोड़ रहे हैं हम और नारियल फोड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बात परंपराओं की नहीं है, बात ये है कि विज्ञान और तर्क का स्थान आखिर समाज में क्या होगा? एक तर्कशील समाज में विसंगतियों का क्या स्थान होगा? ये जब तक
बनी रहेंगी तब तक व्यंग्य बना रहेगा किसी न किसी रूप में। और व्यंग्य मूल रूप से ये भी जेनेटिक होता है। कई जेनेटिक का मतलब किसी व्यक्ति के संदर्भ में मैं नहीं कह रहा, कई समाजों में ये व्याप्त होता है। जैसे हम चुटकुलों की भी बात करें तो हरियाणा से संबंधित चुटकुले ज्यादा आते हैं, पंजाब से संबंधित एक ऐसा समाज जो खुद पर हंसना जानता है, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो अपना मजाक खुद उड़ा ले। तो ऐसे ऐसे गंभीर समाज में, मैं तो ऐसे समाज को गंभीर कहूंगा कि जो खुद पर हंसना जानता हो, इतना विवेकशील हो कि वो अपने ऊपर हंस सकता हो, अपनी कमियों को पहचान सकता हो, वहां पर व्यंग्य अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम हमेशा बना रहेगा। उसका रूप अनुराग बदल जी, सकता मेरे प्रश्न का ये आधा उत्तर हुआ है। आधा उत्तर मैं और आपसे चाह रहा हूं, और वो और स्पष्ट करके कहूं, हिंदी में आज जो व्यंग लिखा जा रहा है और जो छप रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? सर बहुत, अगर बेबाकी से बात करें, 80% व्यंग्य हिंदी में जो खासकर अखबारों में लिखा जा रहा है वो बिना तैयारी के लिखा जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले तो हम ये आरोप लगाते थे कि पैसे के लिए लिखा जा रहा है। अब तो अखबारों ने, ज्यादातर अखबारों ने पैसा देना भी बंद कर दिया है। तो अभी अब तो या तो छपास के लिए लिखा जा रहा है कि मुझे तो छपना है किसी भी रूप में, या व्यंग्यकारों में, जैसे मैं अंदर की बात आपको बताऊं तो बहुत सारा व्यंग्य इसलिए लिखा जाता है कि एक जगह हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, फिर एक किताब छप जाएगी। क्या हो तो जाएगी? उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिखा जा रहा है, बहुत जल्दी लिखा जा रहा है, इसलिए उसकी 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 जो मारक क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। आप, ये मेरी भी प्रतिक्रिया है। मुझे भी लगता है कि अच्छे लेखन के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, और जो मेहनत होनी चाहिए, और जो चीजों को मन में पकाने का धैर्य होना चाहिए, वो बहुत कम नजर आता है। और व्यंग में पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, मुझे ये लगता है कि बहुत बार तो व्यंग खींच तान कर पैदा किया जाता है, वो व्यंग भीतर से निकलता हुआ नहीं लगता है। अच्छा, व्यंग के प्रकाशन की क्या स्थितियां हैं? व्यंग्य के प्रकाशन की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी है। इस समय जैसा प्रकाशकों से बात होती है तो लगता है कि एक मार्केट है, जैसा अगर व्यावसायिक भाषा में बात करें, जैसा कि एक व्यंग्य का एक बिल्कुल। मार्केट है, उसका, उसके पढ़ने वाले हैं। जैसे कविता का के पाठक लगातार कम होते जा रहे हैं, खत्म से हो गए हैं कोई, लेकिन इसके बावजूद प्रकाशन जगत की जो स्थिति है, उसमें दो तरह के प्रकाशन हैं कि एक तो जहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, यानी लेखक को रॉयल्टी, केवल कॉपीराइट उसका होगा, मिलेगा कुछ नहीं। और दूसरा हम्म। इस तरह का है जिसमें आपको अपने पास से देना पड़ेगा किताब छपवाने के लिए। अब वो, हाँ। तो इसी अंतर्द्वंद में लेखक सभी विधाओं के जूझ रहे हैं, और व्यंग्य इसका कोई अपवाद नहीं है। व्यंग्य में भी हम्म। कमोबेश यही स्थिति है। इसके अलावा संस्करण कम हो गए हैं। पहले 1000-2000 प्रतियों के संस्करण होते थे, जो लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन नहीं इसके अनुराग, वो जिम्मेदार, संस्करण वाली जो बात है ना, वो तो मुझे लगता है कि अब वो संस्करण की बात ही करना बेईमानी हो गया है। वो जो ऑन डिमांड पब्लिकेशन वाली स्थिति हो गई है ना, कि कोई हाँ, संस्करण तो होता ही नहीं है। और ये बात जरूरत, शायद आप बाहर की चीजों में भी देखिए, फिल्मों में देखिए ना, सिल्वर जुबली होती थी, अब सिल्वर जुबली जैसी कोई कंसेप्ट रही नहीं है। अब वो दिनों में आ गए हैं। अब दिनों लेकिन में आ इस गए हैं। इसके लिए पाठक कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पाठक को नहीं अगर है। चीज से मिलेगी तो वो उसको पढ़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे रेलवे स्टेशन पर, बहुत सारे बस अड्डों पर, और जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया तो मैंने पाया कि जिनको हम साहित्यिक प्राणी कहते हैं, उनसे ज्यादा हिंदी साहित्य पढ़ने सुनने वाले वे लोग हैं जिनका साहित्य से कोई घोषित रिश्ता नहीं है। कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ और लोग हैं। मैंने देखा कि 1000 अगर आपके पास, आपको लोग सुनते हैं, आपको देखते हैं, तो उनमें 600-700 वे लोग होते हैं जिनका साहित्य से कोई सीधा रिश्ता नहीं होता। ठीक बात कह रहे हैं आप। लेकिन समाज और में यही, साहित्य का स्थान है और लोग आज भी पढ़ना चाहते हैं, और लोग पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दर्शक, जिनका नाम प्यारे तेरे बोल है। ये सवाल कर रहे हैं, व्यंग लिखना और उसको सही मायनों में पाठकों तक पहुंचा पाना क्या अधिक कठिन है? मैंने प्यारे तेरे बोल का प्रश्न रखा था अनुराग जी आपके सामने।
हाँ, क्या प्रश्न क्या है सर? इनका प्रश्न है व्यंग लिखना और उसको सही मायनों में पाठकों तक पहुंचा पाना अधिक कठिन है क्या? जी, काफ़ी कठिन है। प्यारे तेरे बोल जिस नाम से आपके पास प्रश्न आया है, ये तो जी। काफ़ी कठिन है। क्योंकि उसके पाठकों तक पहुँचाना तो वाक़ई कठिन है, क्योंकि उसके बीच में एक अखबार, एक पत्रिका या कोई संपादक नाम की संस्था होती है, तभी वो पाठक तक जाएगा। लेकिन हम्म, सोशल मीडिया के माध्यम से अब व्यंग्य को पहुँचाना बहुत आसान है। आप अपने संपादक हम्म, खुद बन सकते हैं, आप अपनी बात को तत्काल अपने वीडियो के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए, ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यंग्य जब तक 4 पेज का ना हो, वो व्यंग्य ना होगा। 100 शब्दों का भी हो सकता है, 10 शब्दों का भी, ये तो बिल्कुल। आपकी क्षमता पर है, उसकी आप तंज कैसे कसना चाहते हैं, किस तरह से आप प्रहार करना चाहते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आपके पास उपलब्ध हैं, अब इसलिए आसान अगर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं, अपने व्यंग्य को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो आसान है, बजाए इसके कि आप किसी अखबार या किसी पत्रिका के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाना चाहें। क्योंकि उसमें समय भी लगता है और उसके अपने मानक और अपने मापदंड भी होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सीधे प्रकाशित हो जाए, होनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए सोशल मीडिया इसमें ज़्यादा कारगर हो सकता है। अच्छा, आपने जो बात अभी कही थी उसी बात को एक प्रश्न के रूप में निखिल सैनी जी ने रखा है और हमारी बहुत प्रिय सालेहा गाजी जी ने निखिल जी के इस प्रश्न की तायीद की है। निखिल जी का प्रश्न ये है, सर क्या आज के वक्त में व्यंग लेखन को समझने वाले लोगों की काफी कमी हो गई है? वही व्यंग को एक व्यंग सही व्यंग को लोग एक व्यंग के रूप में न लेकर अपने आप पर ले लेते हैं। ये वही बात है, अभी थोड़ी देर पहले भी जो हमने अभी बिल्कुल। चर्चा की कि समाज में टॉलरेंस, सहनशीलता लगातार कम होती जा रही है। इसके बहुत सारे कारण इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि सफलता जल्दी चाहिए, भविष्य अनिश्चित है, समाज में आर्थिक असुरक्षा है। इन सब कारणों से आदमी लगातार अपनी सहनशीलता खोता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पढ़ने-पढ़ाने की जो एक परंपरा थी, वो कम हो गई है, जिससे सहनशीलता का विकास होता है। फिर पिछले 20-25 वर्षों में जिस तरह से कई तरह के वाद उभरे हैं, और मैं जिसे सत्य मानता हूँ, दुनिया का अंतिम सत्य यही है, अगर आप मुझसे असहमत हैं तो आप मेरे दुश्मन हैं। ये जो एक फीलिंग है, ये जो एक सोच है, और इस सोच का विकास जिस तेजी से हुआ है, इस कारण लोग मौका नहीं देना चाहते किसी दूसरे को। अपनी मान लीजिए किसी से गलती भी हुई है तो उसको सुधरने का भी मौका नहीं देना चाहते। इस कारण से लेखक के लिए भी ये दिक्कतें आई हैं कि उसको लिखते समय ये लगता है, पहले ऐसा नहीं होता था, लिखते समय आदमी बेफ़िक्र होकर लिखता था। मुझे याद है फणीश्वरनाथ रेणु ने एक बहुत अच्छा प्रसंग इस बारे में सर लिखा है कि उनके उपन्यास में एक कैरेक्टर था, जो चलित्र कर्मकार, जो डाकू था। हम्म, उन्होंने लिखा कि एक बार मैं पटना में जब लेखन कर रहा था, कुछ लिख रहा था, तो रात को 2-3 बजे दरवाज़ा खुला और अ, कुछ हलचल सी हुई। अगले दिन मैं मतलब उन्होंने अपना दरवाज़ा बंद किया, सो गए, सब कुछ हो गया। कुछ दिन बाद उनको वो चलित्र कर्मकार मिला और उसने उनसे ये कहा कि उस रात मैं तुम्हारी नाक कान काटने आया था, क्योंकि तुमने मुझे बदनाम बहुत किया। लेकिन तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं काटे तुमने? तो उसने कहा कि जब तुम लिख मैंने मैं जब आया तो तुम लिख रहे थे, और लिखते समय ऐसा लग रहा था कि तुम में ईश्वर का अंश है। तुम पवित्र भाव से अरे लिख वाह! रहे थे, विचार बदल क्या दिए। बात है। पहले ये चीज़, और आज भी है, कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपके मन के भाव बहुत उदार और बहुत पवित्र होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप शुद्ध हृदय से लिख नहीं पाएँगे, उसका वो परिणाम नहीं आएगा। जब आप मन में ही कोई चीज़ बायस लेकर लिख रहे हैं, तो उसका परिणाम वही आएगा जो आज हम समाज में विद्वेष के रूप में देख रहे हैं, एक-दूसरे से नफ़रत के रूप में देख रहे हैं। वो ये सब हमारी सोच, हमारी रचना प्रक्रिया उसका हिस्सा है कि हम क्या सोच कर लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, किसको ध्यान में रखकर लिखते हैं। और जैसा आपने आपने भी अभी कहा कि लिखते समय अगर आदमी ये सोचने लगे कि दूसरे पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो वो कभी भी उस तेजी से, कभी उस भी नहीं। तीखे लिख ही नहीं सकता। अनुराग जी, आपसे बात को समाप्त करने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन समय की सीमा है। मैं अंत में ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने व्यंग लेखन की एक वानगी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। क्या ये संभव हाँ होगा? सर, मैंने तैयार भी कर रखा है। एक एक ताज़ा अरे, व्यंग्य है। इस बात पर लिखा, एक जैसा हमने बात की कि तुलनात्मक रूप से चीज़ें व्यंग्य में देखी जाती हैं। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसी के संदर्भ में ये व्यंग्य था
कि जैसे जब एक सैटेलाइट छोड़ते हैं, हम एक रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट एक रॉकेट पर रखकर छोड़ा जाता है और उसके टुकड़े धीरे-धीरे नीचे गिरते हैं। एक टुकड़ा नीचे गिरता है, फिर दूसरा गिरता है और अंत में अंतरिक्ष में वो जो सैटेलाइट होता है, उपग्रह होता है, उसको वो स्थापित वो कर देता है। स्थापित रहता है। उन रॉकेट को देखकर मुझे लगा कि ये कुछ लिखा जाए, तो मैंने उसको ईमान से जोड़ा कि ईमानदारी, समाज में सत्यनिष्ठा, इन चीजों का महत्व कम हो रहा है और ये एक तरह का बोझ हो गया है। तो उसी पर था, एक व्यंग्य है, ईमान का बोझा, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जी। इतने सालों में अगर कोई चीज एकदम बेकार पाई गई है तो वो है ईमान। वाह। पहले लोग कस्में कस्में खाते थे, बात बात में कहते थे ईमान से कह रहा हूं, ईमान की दुहाई देते रहते थे लगातार। लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है, आजकल ज्यादातर लोग अपने बच्चों की कसम खाते हैं। अपने को सच्चा साबित करने के लिए दूसरे की जान दांव पर लगा देने की बड़ी पुरानी परंपरा है अपने यहाँ। अब जाकर लोगों ने ईमान की कसम खाना छोड़ा है। अच्छा लक्षण है। जो ईमान और ईमानदारी से मुक्ति पा लेता है, उसकी तरक्की बड़ी तेजी से होती है। मेरा एक दोस्त है, कई महीने बाद मिला। पहले मोटा था, पेट निकला हुआ था, अब काफी फिट नजर आ रहा था। चाल में भी तेजी आ गई थी। मैंने पूछा क्या हुआ, जिम जाने लगे हो क्या? उसने कहा नहीं, जिम विम नहीं जा रहा, वैसे ही वजन कम कर लिया है। मैंने कहा यार ये कौन सा तरीका है, हमें भी बताओ, ऐसी कौन सी तकनीक है? उसने कहा यार मैंने बहुत सोचा कि मेरा वजन ज्यादा क्यों है। मैं भी वही 3-4 रोटी और सब्जी खाता हूँ, कैलोरी का भी ध्यान रखता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। फिर मेरी समझ में आया कि मैं अपने शरीर में फालतू का वजन ढो रहा हूँ। बैठा बैठा वाह। दूसरों के सोचता रहता हूँ, देश की चिंता करता हूँ, सारा ध्यान इस बात पर लगाता हूँ कि अपने से कोई गलती गलती ना हो जाए, गलत पैसा घर में ना आ जाए। अब ये सब छोड़ दिया है, ईमान धर्म छोड़ दिया और मैं स्वस्थ हो गया। फालतू का क्या वजन बात है। कम, सारा एक्स्ट्रा वजन ये ईमान का ही था। 3-4 महीने ईमान विमान छोड़कर बाल बच्चों पर ध्यान दिया, एक नया फ्लैट आ गया, बीवी के जेवरों की फरमाइश पूरी हो गई, फैमिली के साथ फॉरेन ट्रिप हो गई, और क्या चाहिए? अब ये बातें सुनकर मुझे लगा कि ईमान ही असल बोझा है जिसको आदमी ढोता रहता है, सफलता के लिए ईमान छोड़ना पड़ता है। दोस्त ने कहा कि इतने साल से ईमान का बोझा बोझा ढोया, अब जाकर हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। ईमान छोड़कर वाकई आदमी हल्का हो जाता है। इसीलिए सारे समझदार लोग कहते हैं फालतू की चीजों से ध्यान हटाओ, ध्यान करो, अध्यात्म की बात करो, मोहल्ले की चारू सड़क का कॉल देखो, आ रहा है। तुम अपना विकास करो। यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाती है तो बढ़ाने दो, बढ़ी हुई फीस कम करवाने की नहीं, फीस के लिए ज्यादा कमाई कैसे की जाए इस पर ध्यान दो। बच्चों को पॉजिटिव बनाओ। हमेशा इसी बात का ध्यान रखो कि दुनिया को मुट्ठी में कैसे करना है। दुनिया अपने कदमों तले होनी चाहिए। मोटिवेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ लिविंग, सब यही कलाएं हैं। इन्हें ही सीखो। दया, धर्म, ईमान, ये सब शरीर और आत्मा का बोझ है। लोग अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उनकी चिंता में अपना वजन बढ़ाना बेकार है। बैठे बैठे दूसरों की चिंता करना सबसे बेकार का काम है। अपने पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, उन्हें इंजीनियर और आईएएस बनाना है। विवेकानंद और भगत सिंह कोई और बना लेगा। आपने देखा होगा, यहाँ से मैंने इसको कंपेयर किया कि आपने देखा होगा जब कोई उपग्रह छोड़ा जाता है तो उसे एक रॉकेट पर रखा जाता है। सैटेलाइट तो छोटा सा होता है, लेकिन रॉकेट बहुत लंबा और बड़ा होता है। जब इसे छोड़ते हैं तो रॉकेट के टुकड़े एक एक करके गिरते जाते हैं। अंत में सैटेलाइट अकेला रह जाता है। इसी तरह ऊपर उठा जाता है। पहले भावनाओं, संवेदनाओं, दूसरों के लिए फिक्र, चिंता करने वाला टुकड़ा अलग होता है, तो आदमी के सैटेलाइट का वजन कम हो जाता है, वो ऊपर उठता है। फिर नैतिकता का टुकड़ा अलग होता है, सैटेलाइट और ऊपर चला जाता है। फिर ईमान का टुकड़ा अलग होता है और आदमी एकदम हल्का फुल्का होकर स्पेस में पहुंच जाता है, जहां न गरीबों की चिंता का गुरुत्वाकर्षण होता है, न देश और समाज के लिए जिम्मेदारियों का वातावरण, यानी एटमॉस्फेयर वो शून्य होता है, जहां विचार विहीन सैटेलाइट बिना किसी परेशानी सारी उम्र घूमता रह सकता है। सब जगह ऐसा ही होता है। किसी अफसर की पहली पोस्टिंग होती है, लगन से काम करने वाला उसका जो रॉकेट का पहला टुकड़ा है वो गिर जाता है। प्रमोशन हो वाह। जाता है, दूसरों का भला करने वाला रॉकेट का दूसरा टुकड़ा गिरता है, अफसर और तरक्की करता है। ऐसे ही ईमानदारी का रॉकेट टूटता है और अफसरी का सैटेलाइट सबसे ऊपर पहुंच जाता है। फालतू चीजों का बोझ जितनी जल्दी हट जाए, तरक्की की रफ्तार उतनी ही तेज होती जाती है। जब परिवार को छोड़ा तो प्रधान बन गए, समाज की चिंता छोड़ी, एमएलए बन गए, कानून का के भय का रॉकेट टूट कर गिरा, एमपी हो गए। ऐसे ही अरे सेवा, वाह। सत्य,
का चरित्र ईमानदारी के फालतू बोझ वाले टुकड़े टूटते रहते हैं और आदमी विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। ऐसे क्या हजारों बात। सैटेलाइट सफलता के अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं, अरे ये तो पहले बहुत भला आदमी हुआ करता था। वाह वाह वाह। अनुराग, अनीता मीणा जी ने जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि मैं उसी टिप्पणी को पढ़ते हुए अपनी इस वार्ता का समापन करूं। अनीता जी लिख रही हैं, एक सच्चे साहित्यकार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह जो भी कहता है दिल की सच्चाई के साथ कहता है, और उसके दिल की सच्चाई उसके शब्दों में नजर आती है। आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता जी को भी धन्यवाद और आपको बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया सर। इस बहाने से मुलाकात हुई, बात हुई, एक तरह से कहें तो प्रत्यक्ष दर्शन हुए और बहुत सारे लोगों से संवाद कायम हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।